आप सुन रहे हैं म्यूजिकोफीलिया टेल्स ऑफ म्यूजिक एंड द ब्रेन, जिसे लिखा है महान न्यूरोलॉजिस्ट ओलिवर सैक्स ने। ये किताब बताती है कि संगीत, म्यूजिक और हमारे दिमाग ब्रेन के बीच कितना गहरा और रहस्यमय संबंध है। ये कहानी है संगीत की और उस अद्भुत रहस्यमय तरीके की जिससे ये हमारे दिमाग में बसता है, उसे बदलता है, कभी उपहार देता है तो कभी पहेली बन जाता है। ये उन लोगों की कहानी है जिनके जीवन में संगीत कभी बिजली की तरह टूट कर आया, तो कभी बीमारी के साथ, कभी चुपके से दरकिनार हो गया। ये कहानी ओलिवर सैक्स की जुबानी है, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और अपने मरीजों के अनुभवों से दुनिया को नए नज़रिए से देखना सिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि संगीत सिर्फ कानों का खेल नहीं, बल्कि दिमाग, शरीर और आत्मा का एक अटूट जाल है। एक बार की बात है, डॉक्टर टोनी सिसोरिया नाम के एक सर्जन थे। एक शाम वो फोन करने के लिए रुके थे। तभी आसमान से बिजली गिरी और वो सीधे उस पर जा लगी। वो गिर पड़े। उन्हें लगा वो मर गए। उन्होंने अपने शरीर को नीचे पड़ा देखा, लोगों को उसे बचाने की कोशिश करते देखा। फिर उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखी। एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ, जैसे वो कहीं और हो। और फिर जैसे कोई धक्का लगा, वो वापस लौट आए। उनके शरीर पर जलन के निशान थे, लेकिन वो जिंदा थे। कुछ हफ्तों बाद उन्हें लगा कि सब ठीक है, लेकिन तभी अचानक उनके अंदर एक अजीब सी प्यास जागी। पियानो संगीत सुनने की एक अनोखी लालसा। वो जो पहले चट्टानी संगीत सुनते थे, अब शोपा के सुरों में खोने लगे। उनके घर में एक पियानो आ गया और वो बजाने लगे। हालांकि उन्हें बचपन में सिर्फ कुछ ही दिन के पाठ याद थे। और फिर एक रात उन्होंने सपना देखा कि वो मंच पर हैं, अपनी ही रचना बजा रहे हैं। जब वो उठे तो वो धुन उनके दिमाग में बज रही थी, उनकी अपनी धुन। ये संगीत उन पर हावी हो गया। वो सुबह 4 बजे उठकर बजाते, काम से लौटते तो फिर बैठ जाते। उनकी पत्नी परेशान थी, लेकिन वो खुद को संगीत के हवाले कर चुके थे। उन्हें लगने लगा कि बिजली ने उन्हें सिर्फ इसलिए बचाया था ताकि वो इस संगीत को दुनिया के सामने ला सके। ये उनके लिए आसमानी संगीत था, एक ऐसा उपहार जो बिना मांगे मिला था। डॉक्टर सैक्स ने सोचा कि शायद बिजली ने उनके दिमाग के किसी हिस्से को जगा दिया था, जो पहले सोया हुआ था, जिसने संगीत के प्रति उनकी भावनाओं को उबाल दिया। लेकिन संगीत सिर्फ उपहार ही नहीं देता, कभी वो सताने भी लगता है। एक और लीज थे, जॉनस। एक दिन वो ऑफिस में अलमारी में कुछ लेने गए। अचानक उन्हें संगीत सुनाई दिया, एक सुरीला, अकेला वायलिन। उन्हें लगा कहीं से आ रहा है, लेकिन वहां कोई बजाने वाला यंत्र नहीं था। वो संगीत उन्हें अपने में खींचता चला गया और फिर वो बेहोश हो गए। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि ये दौरा था। उनके दिमाग में बिना किसी बाहरी आवाज के संगीत बजता था, और यही संगीत उनके दौरे की शुरुआत थी। ये संगीत उन्हें अजीब लगता था, जैसे पुरानी यादों की धुंधली परछाई, जिसे पहचानना मुश्किल था। ये उनकी अपनी पसंद का संगीत नहीं था, फिर भी वो दिमाग में बजता रहता था और उसके साथ ही वो होश खो बैठते थे। ऐसे ही एक और मरीज थे, एरिक, जो खुद एक संगीतकार थे। उनके दिमाग में एक ट्यूमर था जो बढ़ रहा था। उनके दौरे में भी संगीत बजता था, लेकिन वो पूरी तरह होश में रहते थे। उन्हें लगता कि कहीं रेडियो बज रहा है, जबकि वो उनके दिमाग की पैदावार थी। ये संगीत बहुत परिचित लगता था, जैसे उन्होंने कभी सुना हो, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते थे। ये अनुभव उनके लिए डरावना था, जैसे कोई जाल हो जिसमें वो फंसते जा रहे हों। और फिर भी इसी अजीब संगीत से प्रेरित होकर उन्होंने नई रचनाएं भी की। कुछ लोगों के लिए संगीत दौरे का कारण बनता है, तो कुछ के लिए डर का। 1937 में डॉक्टर मैकडोनाल्ड क्रिचली ने ऐसे मरीजों के बारे में लिखा जिन्हें संगीत सुनकर दौरे पड़ते थे। एक मशहूर संगीत समीक्षक निकोनोव को पहली बार मेयरबीर के ओपेरा में दौरा पड़ा। फिर धीरे धीरे उनकी संवेदनशीलता इतनी बढ़ गई कि कोई भी संगीत, चाहे कितना ही धीमा हो, उनमें दौरा लाने के लिए काफी था। उन्हें अपना पेशा छोड़ना पड़ा, संगीत से दूर भागना पड़ा। अगर सड़क पर बैंड बजता तो वो कान बंद करके किसी गली या दरवाजे में घुस जाते। उन्होंने अपनी इस हालत पर एक पुस्तिका लिखी, जिसका नाम था संगीत का डर। कभी कभी ये डर सिर्फ किसी खास तरह के संगीत से होता है। एक मरीज को सिर्फ आधुनिक, बेसुरा संगीत से दौरा पड़ता था, जबकि उसके पति को वही संगीत पसंद था। किसी को सिर्फ पीतल के गहरे सुरों से दौरा पड़ता था, किसी को सिर्फ उन गानों से जो उनके बचपन से जुड़े थे, जिनमें भावनाएं और यादें बसी थीं। सिल्विया एन को सिर्फ नियोपोलिटन गानों से दौरा पड़ता था, जो उन्हें अपने बचपन की याद दिलाते थे। वो शादियों में जाने से डरने लगी, क्योंकि वहां ये गाने जरूर बजते थे। उनके दौरे में उन्हें लगता कि वो फिर से किशोरी हो गई है, या कभी उन्हें लगता कि वो स्वर्ग के द्वार पर है। आखिरकार उनका दिमागी ऑपरेशन हुआ और फिर वो बिना डके अपने पसंदीदा गाने सुन सकीं, हालांकि उन्हें अपने उन अजीब अनुभवों की थोड़ी याद भी आती थी। डॉक्टर सैक्स हमें बताते हैं कि संगीत सिर्फ बाहर से सुनाई नहीं देता, ये हमारे दिमाग में हर समय बजता रहता है। कुछ लोगों के दिमाग में पूरा ऑर्केस्ट्रा बज सकता है, तो कुछ को मुश्किल से कोई धुन याद रहती है।
डॉक्टर सैक्स के पिता जीवन भर संगीत से घिरे रहे। उनकी जेब में हमेशा छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा के स्कोर होते थे। मरीजों के बीच के समय में वो उन स्कोर को निकालते और अपने दिमाग में पूरा संगीत समारोह रच लेते। उनका मनपसंद पढ़ना था संगीत की थीम की डिक्शनरी, और उसमें से कुछ पन्ने पलटकर वो किसी सिम्फनी या कंसर्टों का आनंद लेते। डॉक्टर सैक्स खुद भी शोपा की माजुरका को अपने दिमाग में सुनते और बजाते हैं। उनकी उंगलियां हवा में हिलने लगती हैं जैसे सच में बजा रहे हों। लेकिन कभी कभी ये दिमागी संगीत काबू से बाहर हो जाता है। किसी गाने का एक छोटा सा टुकड़ा, सिर्फ 3-4 लाइन, दिमाग में घंटों दिनों तक चक्कर काटती रहती है। इसे ब्रेन वर्म या कान के कीड़े कहते हैं। एक दोस्त ने बताया कि एक बार उन्होंने लव एंड मैरिज गाना सुना और वो उनके दिमाग में 10 दिन तक अटका रहा। वो पढ़ाई नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, नींद नहीं आती। वो कूदते, गिनते, पानी से मुंह धोते, लेकिन गाना नहीं रुकता था। ये वैसा ही है जैसे कोई मशीन का पुर्जा अपने आप चलता रहे। डॉक्टर सैक्स बताते हैं कि ये बात सिर्फ हम इंसानों के साथ होती है, क्योंकि हमारा दिमाग संगीत के प्रति इतना संवेदनशील है कि कभी कभी वो इसकी चपेट में आ ही जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात है संगीतमय मतिभ्रम, यानी बिना किसी बाहरी आवाज के दिमाग में इतनी तेज और साफ आवाज में संगीत बजना कि लगे जैसे सच में कोई बजा रहा हो। शेरिल सी नाम की एक महिला थी जिनकी सुनने की शक्ति बहुत कम हो गई थी। एक दिन वो दवा ले रही थी, तभी अचानक रात में उन्हें भयानक शोर सुनाई दिया, जैसे ट्रॉली कारें और घंटियां बज रही हों। उन्होंने कान बंद किए, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। जब खिड़की से देखा तो सड़क खाली थी। फिर वो शोर संगीत में बदल गया, द साउंड ऑफ म्यूजिक, और माइकल रो योर बोट के टुकड़े बार बार तेज आवाज में। उन्हें लगा वो पागल हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर सैक्स ने समझाया कि जब कान सुनना बंद कर देते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा जो सुनने के लिए है खाली नहीं रह सकता। वो अपने आप ही अपनी यादों से संगीत बनाने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में आंखें तरह तरह के रूप दिखाने लगती हैं। ये संगीत अक्सर बचपन के गाने होते हैं, वो गाने जो कभी सुन रखे थे, जो दिमाग पर गहराई से छप गए थे। एक मरीज जो यहूदी थे और नाज़ी जर्मनी में पले बढ़े थे, उन्हें नाज़ी मार्चिंग गाने सुनाई देते थे जो उनके लिए बहुत दुखद और डरावने थे। एक संगीतकार को अपने दिमाग में एक आईपॉड चलता दिखता था जो बचपन के लोकप्रिय गाने बजाता था जिनसे उन्हें कोई लगाव नहीं था। वो उन्हें रोकने के लिए रुके थे तो वो थम जाते, लेकिन फिर से शुरू हो जाते। कुछ लोग इन मतिभ्रमों से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है, लेकिन कुछ लोग इनके साथ जीना सीख जाते हैं। एक बुजुर्ग महिला को ये मतिभ्रम इतने प्रिय हो गए कि वो कहने लगी, अगर ये चले गए तो मुझे बहुत याद आएगी, ये अब मेरा हिस्सा है। डॉक्टर सैक्स हमें अमोसिया की दुनिया में भी ले जाते हैं, यानी संगीत को ना समझ पाने की अवस्था। कुछ लोग सुर नहीं पहचान पाते, कुछ को ताल नहीं समझ आती, तो कुछ को संगीत सुनकर सिर्फ शोर सुनाई देता है। डीएल नाम की एक महिला थी, उन्हें बचपन से ही संगीत नहीं समझ आता था। किंडरगार्टन में जब बच्चे अपना नाम गाकर सुनाते थे तो वो समझ नहीं पाती थी कि गाना क्या होता है। उनके पिता ने उनके लिए रिकॉर्ड खरीदे, लेकिन उनसे फर्क नहीं पड़ा। वो कहती थी, अगर आप मेरी रसोई में सारे बर्तन फर्श पर फेंक दें तो जो आवाज़ आएगी वही मुझे संगीत सुनाई देता है। ओपेरा में उन्हें सब चीखने चिल्लाने जैसा लगता था। वो हैप्पी बर्थडे नहीं पहचान सकती थी। उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि दूसरे लोग खड़े हों, तब पता चलता कि ये गाना बज रहा है। फिर भी वो एक बहुत अच्छी टैप डांसर थी, क्योंकि ताल उन्हें समझ आती थी, बस सुरों का उनसे कोई वास्ता नहीं था। कुछ लोगों के पास एक अद्भुत क्षमता होती है जिसे पूर्ण स्वर या एब्सोल्यूट पिच कहते हैं, यानी वो बिना किसी मदद के किसी भी सुर को सुनकर बता सकते हैं कि वो कौन सा है। एक वायलिन वादक ने लिखा कि उनके कानों में हमेशा एक आवाज़ बजती है, एक तेज एफ नेचुरल। उन्हें नहीं लगता था कि इसमें कोई खास बात है, लेकिन लाखों लोगों में से शायद ही कोई बता सके कि उनके कानों में कौन सा सुर बज रहा है। ये क्षमता कुछ लोगों में जन्म से होती है, और ये उनके लिए उतनी ही स्वाभाविक है जितनी हमारे लिए रंग पहचानना। एक संगीतकार ने बताया कि उनके लिए डी मेजर नीला है और जी माइनर पीला भूरा। वो संगीत सुनते ही रंग देखते हैं और ये रंग उनके लिए हमेशा एक जैसे होते हैं। उन्होंने इसी से प्रेरित होकर कलर म्यूजिक नाम की रचनाएं भी की। ये सब अनुभव डॉक्टर सैक्स को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि संगीत हमारे दिमाग में कहीं बहुत गहरे बसा हुआ है। ये सिर्फ सुनने का विषय नहीं है, ये हमारी यादों, हमारी भावनाओं, हमारी हरकतों से जुड़ा हुआ है। वो एक मरीज की कहानी बताते हैं, हैरी एस, जिनके दिमाग के सामने के हिस्से में चोट लगी थी। वो पढ़ना तो जारी रखते थे, लेकिन उन्हें किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उनके आसपास लोग रोते, हंसते, परेशान होते, लेकिन हैरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो भावनाओं से खाली हो गए थे। लेकिन जब वो गाने लगते तो सारी दुनिया बदल जाती थी। उनकी आवाज़ में जीवन आ जाता था, चेहरे पर भाव आ जाते थे। वो खुशी, उदासी सब कुछ महसूस करते थे। जैसे ही गाना खत्म होता, वो फिर से उसी खालीपन में लौट जाते थे। संगीत उनके लिए भावनाओं का दरवाज़ा था जो बाकी वक्त बंद रहता था। ऐसे ही कुछ मरीज थे जिन्हें बोलने में बहुत दिक्कत थी। स्ट्रोक के बाद सैमुअल एस एक शब्द भी नहीं बोल पाते थे। स्पीच थेरेपी से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक दिन म्यूजिक थेरेपिस्ट ने उन्हें गाते हुए सुना।
वो ओल्ड मैन रिवर बहुत सुरीले ढंग से गा रहे थे, हालांकि सिर्फ 2-3 शब्द ही निकल पा रहे थे। थेरेपिस्ट ने उनके साथ गाना शुरू किया। धीरे धीरे वो पूरा गाना गाने लगे, फिर और गाने, और जैसे जैसे वो गाते गए उनकी बोलने की क्षमता भी लौटने लगी। 2 महीने में वो छोटे छोटे सवालों के जवाब देने लगे, जैसे हाँ, बहुत मज़ा आया या बच्चों से मिला। यही ताकत है संगीत की, जो जहाँ शब्द हार जाते हैं वहाँ काम कर जाती है। पार्किंसंस के मरीज जिनके हाथ पैर जैसे जम जाते हैं, वो संगीत की ताल पर नाचने लगते हैं। उनके संगीत एक प्रोस्थेसिस की तरह काम करता है, एक ऐसी छड़ी जो उनके सुन्न हो चुके दिमागी हिस्सों को फिर से हिलने डुलने की राह दिखाती है। डॉक्टर सैक्स ने खुद एक बार पहाड़ पर चढ़ते हुए गिर गए थे। उनकी टांग की नसें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। नीचे उतरने के लिए उन्हें हाथों के सहारे रोइंग करनी पड़ी। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक नाविकों का गाना बजने लगा, द वोल्गा बोटमैन सॉन्ग, और उसकी ताल पर वो आसानी से नीचे उतर आए। एक और मरीज थे जिनके दिमाग में ट्यूमर था, जिसने उनकी याददाश्त लगभग पूरी तरह छीन ली थी। क्लाइव वियरिंग नाम के संगीतकार कुछ ही सेकंड में सब कुछ भूल जाते थे। उनके लिए हर पल पहला पल होता था। वो कहते थे, मैंने कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ छुआ नहीं, ये मरने जैसा है। लेकिन जब वो पियानो के सामने बैठते तो सारा संगीत उन्हें याद होता था। वो बाख की प्रिल्यूड्स बजाते गाते ऑर्केस्ट्रा का संचालन करते। उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने 5 मिनट पहले क्या किया, लेकिन संगीत का हर नोट उनके दिमाग में सुरक्षित था। संगीत उनके लिए समय से परे की दुनिया थी, जहां वो खो जाते थे और खुद को पा लेते थे। डॉक्टर सैक्स के शब्दों में क्लाइव का प्रदर्शन करने वाला स्व बरकरार था, भले ही उनका आत्मकथात्मक स्व लगभग खत्म हो गया था। कहानी यही खत्म नहीं होती। विलियम सिंड्रोम से ग्रस्त लोगों की एक अलग ही दुनिया होती है। ये लोग बौद्धिक रूप से बहुत पीछे होते हैं। उन्हें 5 जमा 3 जैसे सवाल हल करने में मुश्किल होती है, लेकिन संगीत के मामले में ये जीनियस होते हैं। डॉक्टर सैक्स ने एक कैंप देखा जहां ये सब लोग इकट्ठे थे। वहां एक लड़की गिटार पर गा रही थी, एक लड़का ट्रॉम्बोन बजा रहा था, कोई पियानो पर बैठा था, एक छोटा सा 3 साल का बच्चा जो पहले किसी से बात नहीं करता था। जब म्यूजिक थेरेपिस्ट ने उसकी आवाज़ों की नकल करनी शुरू की तो वो जैसे जाग गया। उसने थेरेपिस्ट का गिटार पकड़ा, उसकी तारें छेड़ी, और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। ये लोग संगीत के बिना नहीं रह सकते। उनके दिमाग की बनावट ही अलग होती है। जहाँ संगीत को समझने वाले हिस्से बहुत विकसित होते हैं, जबकि दूसरे हिस्से पिछड़ जाते हैं। संगीत उनके लिए सिर्फ कला नहीं, बल्कि जीवन का आधार है, दूसरों से जुड़ने का एकमात्र सशक्त माध्यम है। अल्जाइमर के मरीज जो अपना नाम भूल जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं पहचानते, वो पुराने गाने सुनकर फिर से जीवंत हो उठते हैं। उनके चेहरे पर भाव आ जाते हैं, वो गुनगुनाने लगते हैं, कभी साथ गाने लगते हैं। एक मरीज जो कोई ब्लूज गायिका थी, अब इतनी भूलने की बीमारी थी कि उसे कुछ याद नहीं रहता था। फिर भी जब उसे मंच पर बुलाया गया तो उसने बड़ी ही खूबसूरती से गाना गाया, पूरी भावना के साथ। गाना खत्म होते ही उसे याद नहीं रहा कि उसने गाया भी था, लेकिन उस पल की खुशी, वो संगीत का स्पर्श उसकी आत्मा को छू गया था। डॉक्टर सैक्स की ये किताब सिर्फ मरीजों की कहानियां नहीं है, ये हम सब की कहानी है। ये बताती है कि संगीत हमारे दिमाग में कैसे बसता है, हमारी यादों को कैसे संजोता है, हमारी भावनाओं को कैसे जगाता है, और जब दूसरे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी एक रास्ता कैसे खोलता है। ये उन लोगों की कहानी है जिनके लिए संगीत बिजली की तरह आया, बीमारी की तरह सताया और दवा की तरह ठीक किया। ये सब मिलकर हमें एक बात बताते हैं कि संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये वो अदृश्य धागा है जो हमारे दिमाग की कोशिकाओं को, हमारी यादों को, हमारी भावनाओं को और एक दूसरे को जोड़ता है। और शायद यही कारण है कि जब सब कुछ छिन जाता है तब भी संगीत हमारे पास रहता है, हमें हमसे मिलाता है और हमें जीवन से जोड़े रखता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।